हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिव पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आपको सभी को पता है, अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो बेसिकली आपकी सीयूटी एग्जाम्स को प्रिपरेशन माइंड में रख के या बेसिकली एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल ही होंगे। किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, जीके जीएस का सिलेबस लगभग में सेम ही होता है। बस क्या होता है कि लेवल्स का डिफरेंट होता है। बेसिकली जब मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सीयूडी का टारगेट किया जाए। लेकिन इसमें अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीजें टॉपिक आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, आपको यहाँ पे सारी वीडियोस पूरे वेल प्लान्ड और एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियोस को देखना है, चीजें अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपनी चीजों को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है। और जब सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आए तो आप स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं और आपको यही फैसिलिटीज वहां पे पढ़ाने को फिर से मिलेंगी। तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तैयारी कोई ऐसा तो होता नहीं कि 1 या 2 महीने में की जाए। तैयारी की सबसे खास बात क्या है कि वो कंसिस्टेंट से होती है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे आज संडे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप आराम से थोड़ा सा वीडियो देखिए, 2-4 पॉइंट्स अपने नोट्स बनाएं। तो इससे क्या होगा कि दिन का आपने 1-2 घंटा यूटिलाइज किया उस प्रिपरेशन के लिए जो आप शायद 11th-12th के एग्जाम के बाद देने वाले हो। तो उसकी प्रिपरेशन अगर आप शुरू से करेंगे तो धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करेंगे। तो कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही चीज है। आपने थंबनेल देखा होगा तो वीडियो पे आए होंगे और आपको पता ही है कि आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि मैं आपको अमेंडमेंट्स की एक प्रॉपर क्लास लूंगा और जिसमें मैं आपको अमेंडमेंट प्रॉपर बताऊंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको स्टार मार्क कर दूंगा, ताकि आपको आसानी से क्लियर रहे कि कम से कम इसको तो लर्न करके जाना ही जाना है। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अमेंडमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बिल टाइप्स ऑफ बिल्स में भी बताया था कि जैसे कि मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है और इसी की तरह क्या होता है, अमेंडमेंट बिल होता है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है। ठीक है, विंटर सेशन होता है। ओके, और ये मानसून सेशन होता है। तो मानसून सेशन स्टार्ट हो चुका है, अब ये चलेगा इस पूरे महीने और अगले महीने भी। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो सेशंस वगैरह स्टार्ट होते हैं, इसमें जो बिल्स वगैरह पास होंगे वो ऐसे ही पास होंगे। तो उसमें से एक होता है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट्स का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज का सुधार करना। ठीक है, सुधार कानून आप कहते हो। अमेंडमेंट्स जरूरी क्यों है, इसका कारण क्या है यार, कि देखो जो भी लॉ वगैरह बनाए गए हैं वो बहुत, मान लो 70-80 ईयर पहले जो लॉ बनाए गए उससे आज की सिचुएशन काफी बदल गई है। धीरे धीरे जियोग्राफिकल सिचुएशन, सोशल सोसाइटी बदलती है, रिलीजियस सिचुएशन बदलती है, पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें कानूनों में सुधार की जरूरत होती है। टाइम टू टाइम हमें अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं उससे, ताकि बैलेंस बना रहे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेबल बनाया गया और इसकी पावर लोकसभा के पास होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट वगैरह अमेंड नहीं कर सकती है। वो तो बस यही क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़खानी तो नहीं कर रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लॉ इनवैलिड है। अदरवाइज जो लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन है वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं लोकसभा के थ्रू। और अमेंडमेंट भी लोकसभा के थ्रू ही होता है। तो जो भी पार्टी बहुमत में रहेगी वो जो भी नए बिल या लॉ लाना चाहेगी वो लेके आएगी। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट लिया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं। और इसका आर्टिकल अगर कभी पूछ लिया जाए तो मैंने आर्टिकल आपको लिखवाया था, ये आर्टिकल याद रखेगा, आर्टिकल 368 और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20, ये तीनों सवाल पूछे गए हैं कि पहले तो बताइए अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट कहाँ किया जा सकता है, कौन कर सकता है अमेंडमेंट। तीसरा, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है और अमेंडमेंट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो अमेंडमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट किया हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 368 है। और किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट नंबर 20 में है। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन रेडी हो गए। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। अब आते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो 1951 में हुआ। और भाई आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई डाउट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो भाई अगले ही साल हमने पाया कि कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है
नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं डाउट है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 शेड्यूल थे। अब लैंड रिफॉर्म, तो उस टाइम पे क्या था ना, जो एक और शेड्यूल जोड़ा गया और 8 से बना गया 9th शेड्यूल। इसमें क्या थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सारे कानून थे। लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म हमें करने पड़े। क्या करने पड़े इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है कि क्या होता था कि भाई इक्वली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ना लैंड का। किसी जमींदार के पास बहुत सारी है, किसी के पास कुछ हो ही नहीं, तो भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया। इसमें बहुत इफेक्टिव रहा वेस्ट बंगाल वगैरह में, जिसमें से क्या था, जिनके पास ज्यादा लैंड से उससे लेके गरीबों में बांटे गए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की गई। हाउ मच इट वाज सक्सेसफुल ये बहुत ज्यादा क्लियर गारंटी नहीं है, लेकिन इसका इसका अमेंडमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जब ये बिल पास हुआ, क्योंकि कई जमींदारों की तो जमीन हिल गई थी, ठीक है। तो इसी को भूमि सुधार आंदोलन या लैंड रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये 9th शेड्यूल 1951 से। दूसरा बात करते हैं, अब हमें सारे अमेंडमेंट नहीं पढ़ने हैं, मोर देन 100 अमेंडमेंट है, तो हम अपने इंपॉर्टेंट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे 7th अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 7th अमेंडमेंट। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है 7th अमेंडमेंट? ये 1956 में हुआ। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि भाई हम लैंग्वेज के बिहाफ पे कभी भी किसी भी राज्य को डिवाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे राज्यों ने लैंग्वेज के बिहाफ पे अपनी रिकॉग्नाइजेशन मांगी थी, पंजाब ने भी आवाज उठाई थी उस बीच में, लेकिन ये सब सुना नहीं गया। हुआ क्या कि तमिल और तेलुगु स्पीकर, तमिल स्पीकर मतलब जो आज का तमिलनाडु है, और तेलुगु स्पीकर जो आज का क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो तमिल और तेलुगु स्पीकर से जम के बवाल हुआ, राइट्स होने लगे, और एक इनके ही कोई लीडर आमरण अनशन पे बैठ गए, श्री रामपटी मल्लू, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो हुआ क्या कि वो आमरण अनशन पे बैठे और फिर उनकी उसी अनशन पे डेथ हो गई। अब सरकार, अब स्थिति बदल गई, किसी पर्सन की डेथ हो जाना ये स्थिति का बदल जाना होता है। अब बहुत बड़ा बवाल हो गया, और उसके बाद से सरकार ने कहा कोई बात नहीं, जब पब्लिक की यही डिमांड है तो हम भाषा के आधार पे राज्यों का डिवीजन कर देंगे। और उसके बाद 1956 में भाषाई आधार पे सबसे पहले बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बने। क्या बने? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है सर। इसी के बाद भाषाई आधार पे साउथ के कई स्टेट बने, फिर कर्नाटका बन गया, कन्नड़ स्पीकिंग स्टेट भाई, और मलयालम स्पीकिंग स्टेट कौन सा बन गया भाई? धीरे धीरे मलयालम में केरला आ गया। क्या आ गया? केरला। इसके अलावा और भी कुछ है? जी हाँ है। इसके अलावा अगर आप पाएंगे तो भाषा के आधार पे और भी देश बने, जैसे बोला जाए पंजाब और हरियाणा, पंजाब पंजाबी स्पीकर एंड हरियाणा, ये सब बाद में बने, हालांकि तुरंत नहीं बने, धीरे धीरे ऐसे ब्रेक होते चले गए। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है जो भाषा के आधार पे बदले हैं, जो इस तरह की भाषा, गुजरात और महाराष्ट्र आप कहेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजराती और मराठी के नाम पे डिवाइड हुए, ठीक है। अदरवाइज बॉम्बे जैसा कुछ कहा जाता था। तो ये सारी चीजें जो आपको पता चल रही हैं, ये इन्हीं चीजों को बता रही हैं कि एक अमेंडमेंट से कितनी चीजों के रास्ते खुल गए। और उसी के साथ हमारे यहाँ उस टाइम 14 स्टेट हो गए और 6 यूनियन टेरिटरी हो गए। भाई आज 28 और 8 का रेशियो है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कम थे। और आप इन्हीं अमेंडमेंट्स में ही आज पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा स्टेट हमारे इंडियन टेरिटरी यूनियन का भाग बना। क्या जब इंडिया आजाद हुआ तो जैसा आज है वैसा था? नहीं था। जैसा आज है वैसा इसको बनाने में कई साल लगे, धीरे धीरे कई सारे स्टेट, 7 सिस्टर्स एंड गोवा वगैरह ऐड किए गए, ठीक है। तो इतना जानिए कि उस टाइम पे कितनी बन गई? 14 स्टेट बन गए और 6 यूनियन टेरिटरी बन गई। तो अब हमारे पास स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से हमने अपनी, अभी भी हमारे यहाँ जो भी डिवीजन होता है या तो स्टेट होगा या तो यूनियन टेरिटरी होगा, इसी बिहाफ पे डिवीजन होता है, और उस बिहाफ पे तब भी डिवीजन हुआ था, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए होंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, ये तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे। हाँ, तमिल और तेलुगु के बीच में हुआ था, ये अपने माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7th अमेंडमेंट के बाद समझते हैं कि आगे की कहानी क्या है। इंटरेस्टिंग कहानी है, और ऐसा भी नहीं कि इसमें आप बोर होने वाले हैं, चीजें आपके लिए बड़े ही मजेदार होने वाली हैं। जैसे फिर 10th अमेंडमेंट किया जाता है 1961 में। इसमें क्या किया गया भाई? दादर नगर हवेली आपने सुना है ना, ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। तो इंडिया के पार्ट में दादर नगर हवेली को 1961 में, ये ऐसे इलाके थे जहां पे कहीं ना कहीं पोर्टुगीज थे, ब्रिटिश चले गए थे आजाद करके,
पोर्टुगीज नहीं गए थे, क्योंकि पोर्टुगीज बहुत पहले आए थे और ब्रिटिश ने वही इंडिया दिया था ना जो उनके अंडर में था, जो पोर्टुगीज के अंदर में था, वो इंडिया तो उन्होंने दिया नहीं था। तो अब वहां से पोर्टुगीज को भगाना था, लेकिन आप डायरेक्ट कानूनी कार्रवाई करके भगाते तो इंटरनेशनल, अभी इंडिया जस्ट आजाद हुआ था और यूनाइटेड नेशन बनना था, तो नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इंडिया की इमेज खराब हो। हालांकि वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि जो हो खराब शराब चलता है, हमारी लैंड लॉक भूमि का हिस्सा है तो वो इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, ये कैसे पुर्तगाल का हो जाए। तो उसे कुछ फ्रेंच थी, पौंडुचेरी थी और ये पोर्टुगीज का एरिया था, तो पोर्टुगीज इसको छोड़ नहीं रहे थे और ट्रेड के लिए यूज कर रहे थे। तो 1961-62 तक वेट किया गया और कुछ ऐसी चीजें कराई गई वहां पे कि पब्लिक पोर्टुगीज के अगेंस्ट हो गई, और फिर उसके बिहाफ पे दिखा के पुलिस कार्रवाई वगैरह करके हमने क्या किया, पुर्तगाल गोवा को अपने अंदर मिला लिया। तो आप पाएंगे कि 61 में क्या बना, दादर नगर हवेली, और नेक्स्ट 12th अमेंडमेंट में देखिए बैक टू बैक है, 10th के बाद 12th अमेंडमेंट में, और एक ही साल बाद 1962 में हमने गोवा, दमन और दीव को भी इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया। यूनियन टेरिटरी नहीं बनाई, इंडियन यूनियन का, अब ये इंडिया के हिस्से हैं, फिर उसमें उसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा या यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा, ये बात की बात है। फिलहाल तो वो इंडिया के हिस्से बन गए, वो इंडिया का एक अभिन्न अंग है, अब उसकी जिम्मेदारी इंडिया की है, ठीक है। फिर 13th अमेंडमेंट किया जाता है और इसी में नागालैंड को ऐड किया गया। देखिए अब नागालैंड क्या है भाई, सेवन सिस्टर्स में ये किनारे आता है ऐसे, ये ऐसे आता है, फिर एक नीचे का आता है, तो ये होता है नागालैंड। ओके, नागालैंड जस्ट आपको अरुणाचल प्रदेश के नीचे मिलेगा, मैप में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे से स्टार्ट होता है नागालैंड। कोहिमा यहाँ की कैपिटल है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नागालैंड को भी क्या बनाया गया, एज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, 13 अमेंडमेंट। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक 11, तो आपको ऐसे याद रखना 10, 12, 30 क्या है, बैक टू बैक ऐड किया गया है। अलग अलग स्टेट्स को, प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स है उनको इंडिया में ऐड किया गया, और ये ईयर याद रखने की हालांकि जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट याद रखिए। तो आप देखेंगे कि पहले में क्या है, दादर नगर हवेली, आपको बहुत अच्छे से पता है दादर नगर हवेली के बारे में। तो एक तो दादर नगर हवेली हो गई, दूसरा गोवा दमन दीव। गोवा दमन दीव तो हमेशा साथ में नाम लेते भी हैं, तो याद हो जाएगा कि 1962 गोवा दमन दीव। ओके, 12th, ठीक है, 12th अमेंडमेंट गोवा दमन दीव बात करता हूं। तो इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से याद कर लीजिए, चीजें इजी रहेंगी। तो ये तो हुए कुछ स्टार्टिंग के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिसमें हमने पहले तो ये देख लिया अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अगली स्लाइड पे जाने से पहले, कब अडॉप्ट हुआ, कब से अमेंडमेंट स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहला भूमि सुधार हुआ, दूसरी में लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन हुआ, थर्ड में क्या हुआ भाई, दादर नगर हवेली को यूनियन का हिस्सा बनाया गया, फिर गोवा दमन दीव को यूनियन का हिस्सा बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको पता चल गए। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और समझते हैं ओके कि ये आगे आगे क्या है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं अपने 15th अमेंडमेंट पे। ये 15th अमेंडमेंट क्या कहता है भाई, जान लेते हैं। 15th अमेंडमेंट सिंपल है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये कभी जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो 15th अमेंडमेंट में सीधी बात है, हाई कोर्ट के जजेस की एज 60 से 62 कर दी गई। बोला गया कि भाई 60 पे एज पे रिटायरमेंट नहीं होंगे, चलो 2 साल नौकरी बढ़ना अपने आप में बड़ी बात होती है, अच्छी खासी 2 साल की सैलरी हो जाती है यार, अच्छी कमाई हो जाती है। तो 62 ईयर कर दी गई हाई कोर्ट के जजेस की। तो इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं समझता। 18th पे आ जाइए। 18th अभी मैंने आपको बताया ना कि हरियाणा बनाया गया, और क्या बनाया गया, पंजाब बनाया गया। काफी दिन से चल रहा था बवाल, पंजाबी और हिंदू में दंगे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हरियाणा हिंदी स्पीकर और पंजाबी स्पीकर तो बोलते थे कि मिक्स कल्चर है, तो ये मतलब पंजाबी लोगों को लगा कि हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हरियाणा के लोग क्या करेंगे भाई, हमारा कल्चर डोमिनेट कर देंगे, हिंदू ज्यादा है मेजोरिटी में। तो इसके बिहाफ पे 2 स्टेट बना दिए गए, हरियाणा और पंजाब बना दिया गया। और उसके ही साथ साथ, हरियाणा पंजाब के साथ साथ, दोनों की कैपिटल आपको पता है ना क्या है, कहते हैं ना दिलादुगढ़ चंडीगढ़ में। तो क्या बनाया गया बेटा, चंडीगढ़ बना दिया गया। अब जो चंडीगढ़ बना दिया गया, तो चंडीगढ़ क्या है भाई, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, प्लस दोनों की कैपिटल भी है, दोनों की कैपिटल भी है। हालांकि इस पे भी बड़ा बवाल था। पंजाब का कहना था कि चंडीगढ़ हमें दे दो, हरियाणा कहता था चंडीगढ़ में दे दो। बट गवर्नमेंट ने कहा किसी की ना, दोनों की कॉमन कैपिटल है, तो इसलिए बराबर का हक है दोनों पे। और पंजाब और हरियाणा भी भाषाई आधार पे बने थे, ठीक है, ओके। तो ये ठीक है, 18th अमेंडमेंट में पंजाब और हरियाणा याद रखिएगा 18th अमेंडमेंट का हिस्सा है। ओके, 7th अमेंडमेंट 1956 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उसका हिस्सा है, तेलंगाना मत भूल दीजिएगा। अब बात करते हैं 21st अमेंडमेंट की।
अब देखिए यहां से हम खेलेंगे लैंग्वेज। मैंने आपको बताया होगा कि अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज हमारी 8th शेड्यूल में आती है। किस शेड्यूल में आती है? 8th शेड्यूल में। मैंने बताई थी ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, कई बार पूछा गया है कि किस अनुसूची में लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो लैंग्वेज आपकी आती है बेसिकली 8th शेड्यूल में। इसी के अलावा अगर आप बात करें तो पार्ट 17 है, आर्टिकल 343 से 351, 343 से 351 आर्टिकल्स किसके बारे में बात करते हैं? लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में आता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इंडिया में, जितनी भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो किस पार्ट में आती हैं। तो 17 पार्ट में आती हैं। इनके आर्टिकल्स क्या है भाई? तो आर्टिकल 343 से 351 तक है। मैं सारे आर्टिकल याद नहीं करवाता, बट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो ये 343 से 351 तक है। इसके अलावा इस इसी में क्या हुआ? तो किस अमेंडमेंट? 21st अमेंडमेंट में, 21st अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया? 8th शेड्यूल आया। क्या आया? 8th शेड्यूल में हमने क्या किया? रीजनल लैंग्वेज जोड़ा। तो इसमें क्या था भाई? हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज थी? 14। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज रखी गई थी? 14th लैंग्वेज रखी गई थी। इसके बाद 15th लैंग्वेज जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी। सिंधी बेसिकली अगर आपने नहीं सुनी होगी, सिंधी अपने आप में एक कम्युनिटी भी है, सिंधी कम्युनिटी। ऐसा माना जाता है जो पंजाब के सिंध प्रांत से लोग आए हैं, लोग उनको रिफ्यूजी वगैरह भी बोलते हैं, बट ऐसा कहना गलत है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पंजाब के सिंध, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वो सिंध प्रांत कहा जाता था। तो जब वहां से वो लोग क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ तो वो वहां से आए, रिफ्यूज होके यहाँ आए, सीधी बात है। तो इन्हें सिंधी बोला जाता है और इनकी लैंग्वेज होती है सिंधी लैंग्वेज। मैंने सुनी है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ, थोड़ी बहुत समझ पाता हूँ। गुजरात में रहा हूँ मैं कुछ सालों, तो वहाँ पे मुझे सिंधी लोग काफ़ी मिलते हैं। गुजरात में आसानी से सिंधी लोग मिल जाएंगे। और लगभग में कल्चर इनका थोड़ा सा पंजाबी लोगों की तरह गुरुद्वारा वगैरह ही मानते हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छे लोग होते हैं, इतना जानिए। इनकी एक फेमस डिश होती है दाल पकवान, औसम होती है। दाल के साथ वो पापड़ से आते हैं बड़े बड़े, और उसके साथ कुछ चटनियाँ, बड़ी फेवरेट डिश होती है, बहुत खाई है मैंने। तो 20 इसको क्या ऐड किया गया? सिंधी को ऐड किया गया 15th अमेंडमेंट के 15th लैंग्वेज की तरह 21st अमेंडमेंट में। तो 21st अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज को ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14th लैंग्वेज थी, सिंधी ऐड करते ही 15th हो गई। और यही 15 से हमें ले जाना है 22 पे। मतलब अभी 7 और लैंग्वेज ऐड होंगी, और वो अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू ऐड होंगे। क्योंकि लैंग्वेज से है तो लगभग में सभी लैंग्वेज के अमेंडमेंट पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए लैंग्वेज से ही रिलेटेड आ गया, फटाफट हम पहले लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे कुछ आपका वो भी लिखा है, शॉर्टकट्स लिखे हैं आपको याद करने के। तो अभी इसके बाद आते हैं आप 21st अमेंडमेंट में। आपने पहले बोला कि सिंधी ऐड की गई, कोई बात नहीं, तो टोटल कितने होंगे? 15। इसके बाद 71st अमेंडमेंट होता है लैंग्वेज को ही लेके। अब इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है? नमक। अब आप कहेंगे नमक क्या होता है? नमक का मतलब एन फॉर नेपाली, एन फॉर नेपाली, ठीक है। एम फॉर मणिपुरी, मणिपुरी में तो आप समझ सकते हो कि भाई इस टाइम मणिपुर में काफ़ी बवाल चल रहा है, तो इनकी लैंग्वेज भी है। और फिर कोंकणी, कोंकण कोस्ट, अगर आपने सुना होगा कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। ये कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है, उनको कोंकण कोस्ट या कोंकण प्रदेश कहा जाता था। तो वहाँ की लैंग्वेज क्या है? गोवा की कोंकणी। तो उसको भी ऐड किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, ये 71st अमेंडमेंट में। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड टोटल 3 अमेंडमेंट है, याद रखिए। 21, 58 कीजिए 71, फिर आ जाइए 92। ठीक है, अगर आप 21 और 72 को भी 71 को भी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 92 मिल जाएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भाई पहला अमेंडमेंट 21 है, दूसरा 71 है, दोनों को ऐड कर दो तो 92 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 अमेंडमेंट किससे हैं? शॉर्टकट आपका बन गया, लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें आप कहेंगे 21 में सर सिंधी थी, ठीक है, फिर अपना शॉर्टकट यूज कीजिए, 71 में लिख दीजिए नमक। अब आपको नमक से याद आ जाना चाहिए, अब सॉल्ट मत लिखिएगा, हिंदी का नमक है तो इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके इसका शॉर्टकट मत बनाइएगा। तो आपको यहाँ से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी समझ में आ जाएगी। इसी के साथ 92 अमेंडमेंट में 4 और लैंग्वेज ऐड की गई, जैसे BDMS कहा जाता है। अब BDMS का अलग मतलब मत समझिएगा, आप इसको बस अपने इस वे में समझिए कि BDMS का मतलब यहाँ पे क्या है। ये सारी ट्राइब्स लैंग्वेज, ये सारी की सारी ट्राइब लैंग्वेज है। जैसे बोडो,
ठीक है। डोगरी कहाँ बोली जाती है? डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ये मैंने जम्मू में ये लैंग्वेज सुनी है, तो ये डोगरी वहाँ बोली जाती है। बोडो भी एक पहाड़ी लैंग्वेज है। मैथिली जो है आपकी मिथिला प्रदेश मतलब बिहार और यूपी के किसी हिस्से में बोली जाती है ये मैथिली। ये मतलब हिंदी का एक वर्जन है, बड़ा मीठा वर्जन है मैथिली। मैथिली भाषा में गायक भी हैं, बड़े सारे लोकगीत भी हैं, बड़े पॉपुलर हैं। बड़ी ही औसम लैंग्वेज है मैथिली, सुन के मजा आ जाता है। और सांथाल प्रदेश में क्या बोली जाती है? सांथाली बोली जाती है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से याद करेंगे? सांथाली है तो आप कहेंगे इसे, इसीलिए BDMS कहा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथाली। ठीक है, ऐड कीजिए 21 + 71 92। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना लीजिए इसका, और आपको लैंग्वेज से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। आप कहेंगे सर पार्ट 17 है, शेड्यूल 8 है, ठीक है, और आपको आर्टिकल भी पता है कि इसका आर्टिकल 343 से 351 तक है। तो आर्टिकल इसका कहां से है भाई? 343 से 351 तक इसका आर्टिकल है। इस तरह से ये टोटल 22 लैंग्वेज है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा, कुछ लैंग्वेज तो आपको भी आती होगी। चलिए मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, कितनी लैंग्वेज आपको बोलने नहीं आती, नाम याद है। चलिए स्टार्ट करते ऊपर से। जम्मू कश्मीर में मैंने बोला डोगरी बोली जाती है, चलो ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, हिमाचल, हिमाचल में हिंदी बोली जाती है। कोई और भी लैंग्वेज होगी ट्राइब्स, अभी फिलहाल ऐसे रफली याद करते हैं। हिमाचल में हिंदी बोली जाती है। फिर आ जाओ पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी, ठीक है। उसके बाद ये कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके अलावा कुछ अलग, गुजराती, मराठी, ये थोड़ी अलग हो गई। आसाम में आसामीज बोली जाती होगी। मणिपुरी हो गई, हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आप देखो तो कश्मीरी भी देखो, अच्छा कश्मीर में कश्मीरी बोली गई है, ऐसा देखिए। तो आसामीज बंगाल में बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ कर्नाटका में, कश्मीरी कश्मीर में, कोंकणी गोवा में, मलयालम मैंने कहा बताया आपको, केरला में, मणिपुरी मणिपुर में, मराठी महाराष्ट्र में, नेपाली, अच्छा नेपाली नेपाल में बोली जाती है। और कुछ हिस्से जैसे कुछ हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं असम, सिक्किम वगैरह के साइड में, वहाँ पे भी नेपाली कम्युनिटी है। और नेपाल को हम बहुत अच्छा फ्रेंड, अपना नेबर मानते हैं, उसको एज अ बिग ब्रदर हम उसको टेक केयर करते हैं। तो नेपाली को भी हमने रिकॉग्नाइज किया। नेपाल से अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए हमने नेपाल को भी क्या माना? नेपाली लैंग्वेज को भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में डाल दिया। फिर देखिए उड़ीसा में उड़िया बोली जाएगी, पंजाब में पंजाबी, संस्कृत भूल ही नहीं सकते भाई इसको हम, सिंधी, सिंध प्रांत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उर्दू भी, बोडो, सांथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो ये 22 लैंग्वेज है। इन 22 में अगर आप ध्यान से देखें और अपनी कॉमन सेंस का यूज करें तो 10-12 लैंग्वेज तो आप एम ही निकाल लेंगे। यही जो थोड़ी सी पहाड़ी लैंग्वेजेस हैं, जो ट्राइब्स लैंग्वेज हैं, जैसे कि ये वाली थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, अब ये आपके माइंड में हिट नहीं करेंगी क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में ही बोली जाती हैं। हालांकि मणिपुरी आपके माइंड में हिट कर जाएगी। नेपाली को आप ऐसे समझेंगे कि नेपाल दूसरा कंट्री है तो इसलिए निगलेक्ट कर सकते हैं। और कोंकणी को आप कहेंगे कि भाई कोंकण समझ में नहीं आ रहा, हालांकि जो गोवा के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो कोंकणी समझ जाएंगे। तो इस तरह से आपके लैंग्वेज का ये पूरा भंडार है। एक सिंगल पार्ट को अच्छे से लिख लीजिए, आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाएंगे। चाहे आप CUT पे हो, SSC लेवल पे बहुत होगा तो थोड़ा बहुत धागे खोल के 1-2 पूछ लें। बाकी मुझे लगता है कि अगर SSC को भी पूछना हो तो इनमें से क्वेश्चन बनाने के लिए उसके पास एनफ कंटेंट है और ऐसे पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट पूछा गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जितने अमेंडमेंट आप खत्म हो पाएंगे, नहीं तो अगले में पढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आगे के अमेंडमेंट्स। तो हमने उसमें 71 और 92 पढ़ लिया क्योंकि वो उसी से रिलेटेड थे। अब आते हैं 22 और 24th अमेंडमेंट पे। भाई 22 और 24th अमेंडमेंट क्या है समझते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जो 7 सिस्टर्स हैं हमारी, ये 7 सिस्टर्स भाई सब बाद में जुड़ी हैं। ओके, ये सारी बाद में जुड़ी हैं, पहले नहीं जुड़ी थी। तो मेघालय आपने देखा होगा, असम के जस्ट नीचे, असम जो एरिया है बड़ा है और उसी के जस्ट नीचे से मेघालय है। ठीक है, तो ये जो मेघालय है ये कब जोड़ा गया? ये भी इंडिया में जोड़ा गया 22 अमेंडमेंट में। 22 अमेंडमेंट जो था ये कब ये जोड़ा गया मेघालय को हमारे साथ। तो ये मैं बस 7 सिस्टर्स के एडिशन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप जान लीजिए इसको। ठीक है, इसके अलावा 24th अमेंडमेंट में ये बताया गया
कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट राइट है कि दे कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने अपनी पावर बढ़ाई कि भाई हम जब चाहें कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स को। क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट नहीं लाते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ फंडामेंटल राइट्स चेंज हुए हैं वो चेंज नहीं होते और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐड भी नहीं होते। इसलिए उसके बाद 31st अमेंडमेंट लोकसभा की सीटों को 525 से 545 कर देता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पूछे जाएं इसकी पूरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। 36 अमेंडमेंट में सिक्किम बन जाता है। देखिए सिक्किम छोटा सा है भाई, इधर क्या है, ऐसे भूटान है, ठीक है, और इधर से भूटान नहीं है, नेपाल है, मेरी माय बैड भाई, ये सिक्किम की इधर क्या है, नेपाल है, और इधर क्या है, भूटान है, और बीच में थोड़ा सा सिक्किम है। तो आप यही कहते हो कि इसलिए नेपाली और भूटिया ट्राइब्स और सिक्किम के ट्राइब्स सब आपस में खानदानी है, शादी वगैरह होती रहती है इनकी इधर से उधर, इसलिए इन सब पे बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगाया जाता। और नेपाल और भूटान को इंडिया एज ए बिग ब्रदर अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता है, इनको इनकी टेक केयर करता है, ठीक है। तो 36 अमेंडमेंट मेड अप ऑफ सिक्किम एज ए स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो सिक्किम को बनाया गया इंडिया का यूनियन। तो ये सब नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आ जाइए 42 पे, इसको समझते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लर्न करने की साथ साथ समझने की चीज़ है। 1976 42 अमेंडमेंट। अब 1976 से पहले अगर आपको बताओ तो 1975 में मैंने आपको पढ़ाया होगा हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और नेशनल इमरजेंसी का जो रीजन था वो असंवैधानिक माना गया एक तरह से। क्यों? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों था? क्योंकि उसमें बोला गया था इंटरनल पीस नहीं है, देश के आंतरिक हालात सही नहीं है, कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए लगा दिया गया नेशनल इमरजेंसी। और इमरजेंसी में लोकसभा वैसे तो 5 साल की होती है, लेकिन उसका कार्यकाल बढ़ के कितने साल हो सकता है? 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो इसी पावर का मिसयूज किया गया था कि इमरजेंसी लगा के 1 साल बढ़ा दिया, इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज कर दिया पावर का। अब 76 में फिर उसके बाद सरकार गिरती है, जैसे ही चीजें खत्म होती हैं क्या होता है, सरकार गिरती है। और उसी में क्या किया गया, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट। तो मुझे आपको ये बताना था, जब मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ाया था तो मुझे ये बताना था आपको कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए गए थे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ 3 वर्ड जोड़े गए थे। तो मैंने कहा उस टाइम में आपको बता दूंगा। तो आज देख लीजिए कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता होती है यूनिटी, आप सभी को पता है, और इंटीग्रिटी का मतलब हो गया अखंडता की, वी आर यूनाइटेड बाय एवरीथिंग, सो इफ एनीवन इज गोइंग टू ब्रेक आवर बॉन्ड सो इट इज अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंट, ओके। तो इसी रीजन से क्या हो गया भाई, 42 अमेंडमेंट को पहले तो ये जान लीजिए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि किस ईयर में अमेंडमेंट हुआ 42, तो 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? 42 अमेंडमेंट को, क्योंकि इसमें काफी सारे बदलाव किए गए। पहले तो प्रियम्बल चेंज किया गया, इस पे क्वेश्चन मार्क बना था कि क्या भाई प्रियम्बल अमेंडेबल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, क्योंकि प्रियम्बल किसका है? संविधान का भाग है। और लोकसभा ने पहले ही कह दिया है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में चेंजेस ला सकते हैं। तो किसी ने कहा प्रस्तावना है भाई, ये तो पहला इंट्रोडक्टरी पेज है, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये होना चाहिए, और इसी के रीजन से क्या है, ये अमेंडेबल है और ये एक्सेप्टेड है। तो इस तरह से हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो गया। तो पूछा जाता है ऐसे, तो ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए, तो यही 3 है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, ये तीनों वर्ड पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे चाहिए तो इसको स्टार बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने पढ़ाया है, सुना क्या होगा आपने, पढ़ाया भी गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको पढ़ाया था, रशिया से लिया गया है, और इसका मैंने पार्ट भी बताया था कि ये पार्ट 4A में ऐड किया गया है, पार्ट 4A में ऐड किया गया। तो इसका पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है। ईयर आपको पता चल गया 1976 ही है, लिया गया यहाँ से, रशिया से लिया गया है। तो इसमें 10 भाई हमारे ऐड किए गए 4A में। इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला कि नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है,
तो बोल दिया गया कि लोकसभा अब 5 साल की बजाय 6 साल की होगी, 6 इयर्स पे इलेक्शन होंगे। ये तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। तो ये देख सकते हैं कि भाई लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया गया, ये बड़ी बात थी, क्योंकि भाई ये तो पहले से फिक्स था कि 5 साल होती है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट। जैसे मैक्सिको वगैरह में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे इलेक्शन 6 साल पे होते हैं, यूएसए में 4 ईयर पे होते हैं। तो हमने 5 ईयर लिया था कि भाई 5 साल तो दो, इतनी मेहनत करके नेता बनता है, इतने लोगों के पैर छूता है, इतने घोटाले मारने होते हैं, 5 साल तो उसको लगेंगे ना अपनी जेबें भरने में और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा करने में। तो इतना तो दे दो उन सबको लूटने खाने के लिए, क्योंकि ये आते तो उसी लिए मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने देखा तो आपको यहाँ पे 42 अमेंडमेंट से पूछे जाने वाले पहले क्वेश्चन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट में किया गया, इसके अलावा क्या कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई, 42 अमेंडमेंट में ऐड की गई। ओके, 5 लोकसभा का कार्यकाल किस अमेंडमेंट में 5 से 6 ईयर कर दिया गया था, तो 1976 42 अमेंडमेंट में, नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगी थी। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन आपके बन गए और आपको चीजें आसानी से, सब आसानी से याद होनी है। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है एक नोट्स वाइज इन सारे पॉइंट्स को, और उसको आराम से एक सुटेबल वे में बनाइए नोट्स, ताकि आपकी चीजें आसान रहें। चलिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 44 अमेंडमेंट। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। 44 अमेंडमेंट, ये क्या था भाई, इसमें हमारे यहाँ एक फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी या फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, किसी जो चीज बच्चे को पैदा होते ही बाय बर्थ मिल जाए। अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स बताते हैं तो क्या होगा, बच्चा जो बॉर्न हुआ, चाहे वो लैंडलेस फार्मर के घर बॉर्न हुआ, वो कल को बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे पास तो घर भी नहीं है, तो लाओ घर दो, जमीन दो, मिनिमम कुछ तो दो। तो सरकार जमीन कहाँ से लाएगी? तो सरकार ने कहा ना 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 ना, ये तो बहुत बड़बड़ काम है भाई, इसके भी आप पे तो केस हो जाता है। सरकार को जब भी रोड्स वगैरह बनानी हो उन सब में बड़ा दिक्कत आता है। तो सरकार ने कहा ना, ये अब एक गिवन लीगल राइट है, इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब कि भाई मेरी जमीन है, अगर मैंने आपको बेची तो आपने खरी, उस पर स्टैंप ड्यूटी भरी, तो कानूनी रूप से ये जमीन आपकी है, कानूनी रूप से ये जमीन आपकी है। लेकिन इसको एक लीगल टेंडर है, आप इसको किसी को बेचोगे तो वो जमीन उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। फंडामेंटल राइट्स को तो आप बेच नहीं सकते ना, फंडामेंटल राइट्स बेचे नहीं जाते, लेकिन जमीन बेची जा सकती है। तो इसको एक बता दिया गया एक तरह से कि ये लीगल टेंडर है भाई, आप इसको लीगली किसी को भी बेच सकते हैं। तो इसी तरीके से मॉल फंडामेंटल राइट से क्या हट गया, संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड इन 44 अमेंडमेंट 1978, 2 साल बाद क्या बताया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। कहा गया कि भाई प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकती, कोई भी कंट्री, मतलब भाई सऊदी अरेबिया वगैरह है, डेजर्ट कंट्री है, बहुत सारा लैंड खाली है, वो दे दे राइट टू प्रॉपर्टी की, जो कोई भी बॉर्न होगा उसको एक टापू ऐसे आइलैंड दे देंगे, या इतना हिस्सा डेजर्ट का लेके जाओ, तो पॉसिबल है। बाकी अदरवाइज राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 52 अमेंडमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। इसमें 10th शेड्यूल ऐड की गई, 9th शेड्यूल तो ऑलरेडी ऐड कर दी गई, वो आपने देख ही लिया था, इसमें ऐड की गई 10th शेड्यूल, और टोटल 12 शेड्यूल है, तो भाई अलग अलग अमेंडमेंट में ही ऐड किए गए होंगे। क्यों ऐड किए गए, इसमें लाया गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। भाई ये दल बदल कानून, या इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या था भाई, देखिए इसको समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, पहले जब चुनाव होते थे, आपको पता होगा कि 1978 से पहले, 1978 से पहले कोई स्टेबल गवर्नमेंट टिक नहीं पाती थी, चाहे कांग्रेस हो, क्या बहुत गंदी राजनीति चलती थी, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट टिक नहीं पाती थी। विधायकों को खरीदना, सांसदों को खरीदना, आज भी होता है, पैसे देके खरीदे जाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि किसी भी टाइम आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। अब समझो ना कि मान लो कि एक इलेक्शन होने वाला है जहां पे 100 सीट मेजोरिटी की है और ABC 3 पार्टी है,
ठीक है, मेजॉरिटी 100 है। अब हुआ क्या कि पार्टियों को जो सीट मिला, टोटल सीट जो भी हो, मेजॉरिटी 100 है। अब मान लो कि ए और बी को मिल गए भाई, ए को मिल गए 90 सीट, बी को मिल गई 85 सीट, ठीक है। तो इसको मेजॉरिटी के लिए 10 लेस है और इसको मेजॉरिटी के लिए 15 लेस है। और सी को भाई मिल गई 20 सीट, सी को क्या मिल गई 20 सीट। चलो कोई बात नहीं। अब सीधी बात है कि वो ए क्या करे, या तो ए इनसे ए को सपोर्ट कर दे या तो बी को सपोर्ट कर दे। जिसको भी सपोर्ट कर देंगे उसकी सरकार बन जाएगी। अगर सपोर्ट करके सरकार बनी तो उसे तो कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं, साझा सरकार कहते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साझा सरकार तो वैलिड है हमारे यहाँ। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए कि सी ने ए को सपोर्ट कर दिया तो इसके हो गए 1 1 10। अब इसकी एक स्टेबल गवर्नमेंट बैठ गई। लेकिन बी को खलल है कि भाई इससे 5 ही तो कम थे। चलो किसी बिजनेसमैन से अच्छा पैसा उठाते हैं, उसको लालच देते हैं और कहते हैं सी वालों से कि एक काम करो, यहाँ जो तुम्हें मिला है चलते हो, और तुम एक काम करो, सपोर्ट उपोर्ट मत करो, हमारी पार्टी डायरेक्ट ज्वाइन कर लो परमानेंट। अब जब ये परमानेंट ज्वाइन कर लेंगे तो अब ये पार्टी बी के मेंबर हो गए, सी के रहे ही नहीं। सी का लीडर नहीं चिल्ला रहा है कि अरे भाई हमने ए से साझा किया है, ये 15 लोग अच्छा पैसा पा के अड़ा के दंड 100 बना दिए और इसका 95 हो गया। अब हो गई दिक्कत, अब बन गई पार्टी बी की। तो इसी तरह से पूरे साल खरीद फरोख्त चलती रहती थी। अब मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आप बीजेपी से जीत के एमएलए बन गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए या एमपी बन गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जीते किसके नाम पे, बीजेपी के नाम पे, तो एक किसी लोकसभा सीट या विधानसभा सीट के आप एमपी या एमएलए बने हैं। अब जीतने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते। पार्टी चेंज करना, जैसे इलेक्शन का नतीजा घोषित हुआ, आप क्या करेंगे, जैसे इलेक्शन का नतीजा घोषित हुआ तुरंत आप बोल दें, नहीं इलेक्शन होने के लिए नतीजा नहीं, इलेक्शन अनाउंसमेंट हुई, उस टाइम आप बोल दीजिए कि इस बार हम बीजेपी से नहीं कांग्रेस से लड़ेंगे या कांग्रेस से नहीं बीजेपी से लड़ेंगे, कोई बात नहीं। अब आपको पब्लिक चूज करेगी। अब आपने अगर बीजेपी से लड़ा, बीजेपी के विधायक बने, या कांग्रेस से लड़ा, कांग्रेस के विधायक बने, तो जिसके विधायक बने अब आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि हम जाके बीजेपी के साथ खड़े हो गए, जीत गए बीजेपी, तो नहीं, आप कांग्रेस की सीट से लड़ रहे थे, आप कांग्रेस के ही हैं। आप अपना दल बदल नहीं कर सकते। यहां लिखा है ना कि आप दल बदल नहीं कर सकते। अगर आप दल बदल करते हैं तो आप अयोग्य करार दिए जाएंगे और आपकी सदस्यता रद्द होगी। इसके साथ हो सकता है आपको 2-4 साल इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आपको जाना ही है, इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस से जीत गए हैं और आपको बीजेपी में जाना ही है, तो आप एक काम कीजिए, अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दीजिए। आप क्या कीजिए, रिजाइन रख दीजिए और फिर वहां उपचुनाव होंगे। अब आपको उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से खड़ा होना तो खड़े हो जाइए, बीजेपी अपना कोई और कैंडिडेट उतारेगी। फिर आप जीत गए तो वाह वाह, नहीं जीते तो इससे क्या होगा भाई, ऐसे 10 लोग छोड़ के गए तो पूरी सरकारें गिर जाती थी, तो फिर से इलेक्शन करवाने की नौबत और बड़ी अनस्टेबिलिटी आती थी, बड़ी दिक्कत होती थी। अब आपको दिक्कत है तो आप बस अपनी सीट छोड़िए, आपकी एक सीट पे हम री इलेक्शन करवा लेंगे। उपचुनाव एक सीट पे कराना ईजी है, इसमें खर्चे कम आएंगे और आपको भी डर लगेगा कि इस बार हम पब्लिक को ने हमको बीजेपी के नाम पे जिताया, कांग्रेस के नाम पे जिताया और छोड़ रहे हैं, और दूसरे की पार्टी से टिकट लेके उपचुनाव करवा रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक हमको हरा देगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से एक चीज तो हो गई कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया की गवर्नमेंट में आ गई। इंडियन गवर्नमेंट अब स्टेबल होने लगी, एटलीस्ट साझा सरकारें भी चल जाती थी और दल बदल नहीं होता था, क्योंकि इसमें और भी लॉ हैं, केवल एक ही लॉ नहीं, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जिसके भी यहाँ पे किसी सांसद की सदस्यता निरस्त की जा सकती है। इसमें राहुल गांधी जी वाला भी केस आ जाएगा, हालांकि पढ़ना नहीं है। 53 अमेंडमेंट से मिजोरम को बना दिया गया, 55 अमेंडमेंट से अरुणाचल प्रदेश बन गया और 56 अमेंडमेंट 1962 में ये क्या बन गया, आई थिंक, ठीक है, गोवा तो 1962 में तो गोवा ऐड ही हो गया था। गोवा को एक स्टेट का दर्जा, सॉरी, गोवा को बोला गया गोवा एक स्टेट होगा, अरुणाचल एक स्टेट होगा, मिजोरम एक स्टेट होगा। तो 53, 55, 56 अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग राज्यों को इनको राज्य का दर्जा देती है। उससे पहले यूनियन का हिस्सा थे, बट इनको एक राज्य बनाया गया। राज्य बनाया गया इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर विधानसभा होगी, यहाँ पे विधायकों का इलेक्शन होगा, सरकार बनेगी और उसको गवर्न करेगी, उस पर रूल करेगी, गवर्न करेगी, पब्लिक वोट करेगी, सरकार को अपने एक लोकल गवर्नमेंट चुन सकती है। ये अपने आप में अच्छी बात होती है किसी भी स्टेट के लिए कि वहाँ के लोगों के पास ये राइट्स हैं कि अपनी एक लोकल गवर्नमेंट चुने, सरकार
राज्य की गवर्नमेंट चुने, जो राज्य की गवर्नमेंट इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस तरह से इनको स्टेट्स का दर्जा मिला, और जैसे जैसे इनको स्टेट का दर्जा मिला, वो जो हमारे स्टार्टिंग में 14 स्टेट थे वो बढ़ते चले गए, वो बढ़ते चले गए। पहले तो भाषाई राज्यों के भाषा के नाम पे बड़े बड़े राज्यों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नहीं तो पहले एक ही राज्य थे, वो 2 से 3 राज्य बनने लगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टेट इंडिया में क्या होने लगे, ज्यादा होने लगे। अभी लेटेस्ट में एपी और तेलंगाना, हालांकि एपी और तेलंगाना को भाषाई राज्य पे कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में कल्चर सेम है, और दोनों में ही तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता तेलंगाना वाले बहुत अलग बोलते हैं, मैं गया भी था, मैंने देखा भी है, मुझे चीजें इतनी ज्यादा डिफरेंट वहां लगी नहीं, बट होगा कुछ। इतनी ज्यादा डेप्थ में मैंने इसको देखा नहीं कि स्टडी की एग्जैक्टली क्यों वो डिवाइड हुए। इससे क्या होता है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, 2-3 सीएम वगैरह हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टीज ज्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ विधानसभाएं ज्यादा हो जाएंगी, तो पॉलिटिक्स में लोगों को ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे। चलिए, इसी के अलावा 61st अमेंडमेंट, इसमें ये देखिए, इससे पहले क्या था, हमारे यहाँ एज क्या थी, 21 ईयर थी। एज क्या थी, 21 ईयर थी एज वोट देने की। इसलिए इंपॉर्टेंट है, 61st अमेंडमेंट में इसको घटा के 18 ईयर कर दिया गया। बोला गया कि 18 साल का बंदा भी क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो चलिए, फिलहाल आज की क्लास में हम फिलहाल इतनी स्लाइड पे बात करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और अमेंडमेंट देखेंगे, तो पूरे 2 क्लास में हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटी में और क्या है, क्योंकि पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप एसएससी के लेवल से देखें, सीयूटी के लेवल से देखें, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीजों को थॉरली एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि इस लेक्चर में किया। सो बाय एवरीवन।